चलो भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब कल अपन ने कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल देखा था। है ना? मेरे कान नहीं बज रहे हैं, बज रहे हैं गाने। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग सेटल हो जाओ आराम से, तकिया वकिया रख लो, चाय पिला दो इनको। देखो, डन, सेटल्ड। ठीक है भाई। अरे हाँ हाँ हाँ, अब मालूम चल, कोई नहीं, शांति। आज की कक्षा तो मतलब बेहतरीन। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे फोटो रेस्पिरेशन। कैल्विन साइकिल हमने कल देखा था, C3 साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल। अब आज हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। पहली चीज, फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं और इसकी डिस्कवरी की थी डेकर एंड टियो ने। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ब्रैकेट में हम इसे कहेंगे C2 साइकिल और इसकी डिस्कवरी की थी डेकर और टियो ने। अब देखो, कल अपन ने देखा था C3 साइकिल। अब एक मिनट, कल हमने बात की थी कि जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स जिनके अंदर केवल C3 साइकिल देखी जाती है, वो कौन से एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड थे? टेम्परेट एरियाज के लिए। तो C3 प्लांट्स जो हैं वो किस एरिया के लिए या किस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड थे? टेम्परेट एरियाज, जहां पर टेम्परेचर नॉर्मली कम रहता है। लेकिन वहां पर भी 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो प्लांट ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटा को बंद करेगा, और स्टोमेटा बंद करेगा तो प्लांट के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर और कम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर C3 प्लांट्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम किसके रूप में काम करेगी? ऑक्सीजनेस। और रुबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी तो C3 प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस देखा जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन देखा जाएगा। तो कल हमने देखा था फोटो रेस्पिरेशन किन प्लांट्स में देखा जाएगा? C3 प्लांट्स में। कब देखा जाएगा? हाई टेम्परेचर्स, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और क्यों देखा जाएगा? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी। तो लिखेंगे लिखेंगे एट हाई लाइट, एट हाई टेम्परेचर्स, हेडिंग है फोटो रेस्पिरेशन। एट हाई टेम्परेचर्स, हाई लाइट इंटेंसिटीज एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तीनों कंडीशंस याद रखनी है। एट हाई टेम्परेचर्स, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस, Rubisco enzyme functions as an oxygenase at high temperatures,
high light intensities and low carbon dioxide concentration, Rubisco enzyme functions as an oxygenase and a wasteful process occurs in C3 plants, and a wasteful process occurs in C3 plants called photorespiration. Rubisco enzyme functions as an oxygenase and a wasteful process occurs in C3 plants called photorespiration. तो किस में होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये हमने देख लिया। फिर फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस या हार्मफुल प्रोसेस क्यों है? दो चीजें। एक तो कहने के लिए तो ये रेस्पिरेशन है, लेकिन यहां पर कोई यूजफुल प्रोडक्ट या एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगी, और प्लांट को नुकसान यह है कि 25%, लगभग 25% जो CO2 फिक्स भी की है प्लांट में, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। किसके थ्रू? फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल और हार्मफुल प्रोसेस बिकॉज, नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन is a wasteful या harmful process because पहला, no ATP or useful product is synthesized, no ATP or useful product is synthesized, no ATP or useful product is synthesized, or second, almost 25% of CO2 fixed by the plant almost 25% carbon dioxide fixed by the plant is lost to the atmosphere. Almost 25% CO2 fixed by the plant is lost to the atmosphere. ये सवाल पूछा है कि भाई मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्लांट वर्ल्ड में तो रुबिस्को होता है, एनिमल प्रोटीन सबसे एबंडेंट कोलेजन इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब अगर अब मैं और फोटो रेस्पिरेशन के कारण ही C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेम रहेगी या घट जाएगी? घट जाएगी। CO2 का लॉस हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन के कारण ही C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? गिर जाती है या कम हो जाती है। तो इसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन the productivity of C3 plants decreases. As a result of photorespiration, productivity of C3 plants decreases. ठीक है, अब देखो मैं यहां पर फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल तो बना रहा हूं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। पूरी साइकिल आपको याद भी नहीं रखनी है, बना तो मैं रहा हूं, लेकिन उसमें काम की 3 चीजें हैं, वही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले एक बार साइकिल तो बनाते हैं। आओ देखो, अब 1 मिनट पहले समझ लेंगे, फिर आपको क्या याद रखना है। अब आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन के पहले प्रोसेस में तो क्या होगा, आपके पास एक्सेप्टर तो RUBP ही होता है, 5 कार्बन। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो गया है और रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? O2। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, इसमें जो रुबिस्को है वो किसके रूप में काम कर रही है? ऑक्सीजनेस। इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ
फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल क्या है, याद रखना है, ऑक्सीजनेशन। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 5 कार्बन है, यहां से तो कार्बन आया नहीं, तो एक तो 3 कार्बन क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट, और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहां पर पहला प्रोडक्ट कितना कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, C2 साइकिल कहेंगे। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब ये ATP में भी रिलीज नहीं हो रहा। आज अगर ये यूजफुल प्रोसेस हो सकता था अगर इसका फॉस्फेट ADP में जुड़कर फॉस्फोराइलेशन कर देता, बट है नहीं, ये लॉस हो गया एटमॉस्फेयर। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट से अब क्या बन गया, ग्लाइकोलेट। ठीक है, एक मिनट, ये सारा सीक्वेंस कहां पर देखा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्लाइकोलेट निकलकर, ये ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट से अब बनेगा ग्लायोक्साइलेट। ग्लाइकोलेट से जब ग्लायोक्साइलेट बनता है तो यहां पर फिर ऑक्सीजन कंज्यूम होकर H2O2। ग्लायोक्साइलेट से हमारे पास बनेगा सीरीन। एक मिनट, हाँ, ये सीरीन से बने, मैंने एक्चुअली ग्लायोक्साइलेट से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से क्या बनेगा, सीरीन, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, और क्या बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या क्या, एक सेकेंड, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, फोटो रेस्पिरेशन में आपके पास 3 सेल ऑर्गेनेलीज काम करेंगे। कितने सेल ऑर्गेनेलीज काम करेंगे, 3, क्लोरोप्लास्ट्स, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 और अमोनिया। पहले एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर याद क्या क्या रखना है। पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। इसमें रुबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगी, और पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट, उससे बनेगा ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम्स में, वहां पर फिर ऑक्सीजन यूज होकर क्या बनेगा, ग्लायोक्साइलेट। ग्लायोक्साइलेट से क्या बनेगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से बनेगा सीरीन। सीरीन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, वापस 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये पूरा सीक्वेंस ना कभी पूछा जाएगा ना कभी पूछा गया है, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी एनसीईआरटी में इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन क्या क्या है, सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन में पहली चीज याद रखनी है, कितने सेल ऑर्गेनेलीज काम करेंगे, 3, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको मालूम है। और इसको देखने पर यह भी लगता है कि सीक्वेंस भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहां नहीं ऐसा। 3 सेल ऑर्गेनेलीज तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार 2015-2016 में सवाल था कि फोटो रेस्पिरेशन में ऑर्गेनेलीज का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस में पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरोक्सिसोम्स। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ग्लायोक्साइलेट से ग्लाइसिन बनाने के लिए एक NH2 चाहिए होता है, और वो NH2 सबसे पहले कौन सप्लाई करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सीरीन। माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन अमाइनो एसिड पहले से है, और उसका NH2 किसको अब उपलब्ध होता है, ग्लायोक्साइलेट को ग्लाइसिन बनाने में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और देन पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, अगर सिर्फ ये आ जाए कि 3 सेल ऑर्गेनेलीज कौन से काम कर रहे हैं, किसी ऑर्डर में नहीं पूछा, तो ये 3 हो गए। लेकिन अगर सीक्वेंस आ जाए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स होगा। फिर सवाल पूछ ले, 2 ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेप्स कहां कहां हो रहे हैं।
क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेप, पैरोक्सिसोम्स में ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेप। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन में रिलीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से रिलीज होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। बस। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स काम करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ऑक्सीजनेशन होगा, पहला प्रोडक्ट 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा, और CO2 रिलीज कहां से होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अलावा इस साइकिल से और कोई सवाल नहीं बनता। कोई आपको यह रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट फिर ग्लाइकोलेट फिर ग्लाइओक्साइलेट, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बना लो। फोटो रेस्पिरेशन को अपन C2 साइकिल क्यों कह रहे हैं? फॉस्फोग्लाइकोलेट के कारण। पहला प्रोडक्ट 2 कार्बन का है। बन गया। अब इसमें पॉइंट्स ऐड कर देंगे। हाँ, पहले तो
हाँ अब लिख रहे हैं। ओहो खत्म रजिस्टर, ओ नो। पहले तो वही 3 सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। 3 सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, और इसको सीक्वेंस में लिखना, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरोक्सिसोम्स। 3 सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरोक्सिसोम्स। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड पेरोक्सिसोम्स। और दूसरा रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिलीज्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड and ammonia are released from mitochondria. और तीसरा, first step in photorespiration, first step in photorespiration is an example of oxygenation. First step in photorespiration is an example of oxygenation. ठीक है, रूबिस को ऑक्सीजन के रूप में काम करिए, हमको मालूम है 2 ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेप क्लोरोप्लास्ट और किसमें होंगे, पेरोक्सिसोम्स में होंगे। अब देखो, हमको ये तो मालूम चल गया कि फोटो रेस्पिरेशन के कारण C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। कम इसलिए हो रही है क्योंकि कोई यूजफुल प्रोडक्ट बन नहीं रहा और 25% कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, C3 प्लांट्स टेम्परेट क्षेत्रों में रहते हैं, 8-9 महीने या 10 महीने तो वहां पर टेम्परेचर्स कम रहते हैं, 2 या 3 महीने टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, 2 या 3 महीने में वो फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं और इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, विच इज ठीक है, चल रहा है। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जो साल भर ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं? तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं वहां पर तो 8 या 9 महीने गर्मी रहती है ना, 8 या 9 महीने टेम्परेचर्स, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। तो अगर उन प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी गिर जाएगी कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है? C4 प्लांट्स के माध्यम से। और उनके अंदर अब कौन सी साइकिल हम देखेंगे? C4 साइकिल, या जिसको हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। एक सेकंड पहले तो पहला फीचर आपको पता होना चाहिए कि C4 प्लांट्स किस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है। उसमें भी यार ना, ह्यूमिड ट्रॉपिकल भी आ सकता है, ड्राई ट्रॉपिकल। तो एनसीईआरटी में दे रखा है ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। तो C4 प्लांट्स आर वेल अडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। फिर आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, और वो सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है C4 के, मक्का, मेज, शुगर केन, सोरघम, और पुरानी एनसीईआरटीज में दे रखे हैं मिलेट्स, अमरंथ। ये क्या है? प्लांट है। मिलेट तो ज्वार क्या कहते हो यार हिंदी में? ज्वार है, जो भी। इसका तो मेज, शुगर केन, सोरघम, मिलेट्स, अमरंथ, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? C4 प्लांट्स के। अमरंथ AM। देखो यार, ये सब है ना, बाजरे, ज्वार, सबके भाई बहन है आपस में, ठीक ना। इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है इतनी, लेकिन ये सोरघम, मिलेट्स, ये सब बाजरे, ज्वार, ये अलग अलग तरह के वो नहीं आते आपके पास अनाज, जब आप ये सर्दियों में बाजरे की और वो ज्वार की, और नहीं, मक्का तो मेज हो गया, अरे सोगरा तो बाजरे का बनता है, लेकिन उसमें भी ये तो हमारे यहाँ बनता है। ये मल्टी ग्रेन्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें ये ज्वार, बाजरा, हिंदी में
तो होगा यार दो भी। तो मेज, शुगर केन, सोरगम, मिलेट्स, अमरंथ, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? C4 प्लांट्स। पहली चीज, C4 प्लांट्स किस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड है? ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरमेंट के लिए। अब C4 प्लांट्स के फीचर्स आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं? ह्यूमिड, जब मॉइस्चर ज्यादा होगा, मुझे बताओ, जब मॉइस्चर एनवायरमेंट में ज्यादा होगा तो लाइट इंटेंसिटी कैसे ज्यादा हो सकती है? ठीक है, नहीं, कुछ ट्रॉपिकल एरियाज ह्यूमिड होते हैं, वाटर साइकिल बेटर हो जाती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो वो ड्राई नहीं होते, वो ह्यूमिड होते हैं, तो वहां पर आपके पास C3 सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो C4 प्लांट्स के फीचर्स, सबसे पहले तो इनकी पत्तियों में आपको क्या मिलेगा? क्रैंस एनाटॉमी हम देखेंगे। क्रैंस एनाटॉमी इन लीव्स, पहला डिफाइनिंग फीचर जो C4 प्लांट्स का है वो है क्रैंस एनाटॉमी इन लीव्स। दूसरा हम पढ़ते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा, अभी हम इनकी बात करेंगे। अब अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी या बायोमास ज्यादा, तो तीसरा फीचर हायर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो बायोमास भी क्या होगा? ज्यादा। और अगर हम C3 प्लांट्स की तुलना करें या C3 प्लांट्स को कंपेयर करें तो इनकी प्रोडक्टिविटी इट इज ट्वाइस दैट ऑफ C3 प्लांट्स। अगर C3 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी X है तो C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 2x, ट्वाइस। चौथा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसपीरेशन लॉस भी कम है। चौथा फीचर है ट्रांसपीरेशन लॉस इज लेस, और लेस का मतलब अगर हम C3 प्लांट्स की तुलना करें तो उसका हाफ इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। ये दोनों फीचर्स आपको नेक्स्ट चैप्टर, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर है, उसमें ये कंपैरिजन दे रखा है C3 C4 में। C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डबल होती है C3 प्लांट से, और C4 प्लांट्स का ट्रांसपीरेशन लॉस आधा ही होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। और ये किस एनवायरनमेंट में है? ड्राई ट्रॉपिकल, तो इसका मतलब दे हैव टू बी टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स। इसका मतलब C4 प्लांट्स को डिफाइन करने के लिए, या C4 प्लांट्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कितनी है? 5। इनकी पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी होगा, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम देखेंगे, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी और बायोमास ज्यादा होगा, डबल है C3 प्लांट्स की तुलना में। भले ही ये हाई ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसपीरेशन लॉस कम होता है, आधा। और किस पे टॉलरेंट होंगे? हाई टेम्परेचर्स पर टॉलरेंट होंगे। तो पहले पॉइंट लिखेंगे फिर हम देखेंगे। पहले तो लिख लेंगे C4 प्लांट्स दे आर वेल अडेप्टेड फॉर, C4 प्लांट्स में पहला, दे आर वेल अडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरमेंट। अभी हम सारे पढ़ेंगे एक एक स्टेप्स। पहला फीचर ये देखेंगे, फिर फीचर ये देखेंगे। तो पहला तो C4 प्लांट्स दे आर वेल अडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिख लिया हमने? अरे तेरी आज कैसे है इसे? फिर वो भी लिख लो, फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स, वो यू के हूं। फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स, क्रैंस एनाटॉमी इन लीव्स, नो फोटो रेस्पिरेशन, हायर प्रोडक्टिविटी या हायर बायोमास, ट्वाइस दैट ऑफ C3 प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन लॉस लेस, एंड टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स।
अब अगर मैं आपको एक C3 प्लांट दूं और एक C4 प्लांट दूं, मतलब ऐसे पकड़ा दूं, और मैं आपको बोलूं कि इनको ऐसे दोनों को देखो मॉर्फोलॉजिकली, और मुझे आप देख के बताओ कौन सा C3 है कौन सा C4 है, पता कर सकते हो? अच्छा, कैसे? क्रैंथ अनैटमी आपको बाहर से दिख जाएगी। हो। देखो, आदमी को देखकर अंदर तक झांक सकते हो, अलग बात है, ठीक है? ऐसे पादपों में नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा था, मतलब थोड़ा हैवी चीज बोली थी। क्या मतलब इसका? आप इंसान को देखकर उनके अंदर झांक सकते हो, हाँ, है ना? लेकिन पादपों में यह संभव नहीं। अर्थात कितना गंदा, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये ह्यूमर ऐसा डिटीरिएट क्यों होता जा रहा है। क्या चश्मे में क्या है सर? ऐसा ऐसा क्या सर चश्मे में? पता है, एवरीवन ग्रोज ओल्ड बट ओनली अ फ्यू ग्रो अप। अर्थात कुछ ही बड़े होते हैं लेकिन कुछ बड़े नहीं होता है। ग्रोइंग ओल्ड एंड ग्रोइंग अप अलग अलग चीजें। हाँ, क्या 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 क्या? कुछ बूढ़े हो रहे और कुछ नहीं हो रहे। इसका मतलब आप किसी भी प्लांट को देखकर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो C3 है या C4 है। आपको उसके अंदर एनाटॉमी से ही पता चलेगा। और C4 प्लांट्स का सबसे पहला फीचर है कि उनकी पत्तियों में क्या मिलता है? क्रैंज एनाटॉमी। अब पत्तियों, बोले अंतरिक्ष जी। अंतरिक्ष, कल फोटो देखी हमने आपकी, चाय पीते हुए, बेहतरीन। अब आगे कर दूं मैं? अब एक मिनट, तो C4 प्लांट्स की पत्तियों में हमको क्या मिलेगा? क्रैंज एनाटॉमी। अब क्रैंज एनाटॉमी का मतलब है कि C4 प्लांट्स की पत्तियों में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स। नाम में ही इनका काम है। वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम। शीथ का मतलब कवरिंग, एक कवरिंग। तो बंडल शीथ सेल्स ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो किसको घेर के रखते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। मतलब अगर इन प्लांट्स में जहां जहां जाइलम और फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल्स, उनको घेर के, उनको कवर करके जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बंडल शीथ सेल्स। तो क्रैंज का मतलब ही होता है शीथ। तो क्रैंज एनाटॉमी का मतलब है स्पेशल बंडल शीथ सेल्स किसको घेर के या किसको कवर करके रखते हैं? वैस्कुलर बंडल्स को। अब एनसीईआरटी में इन बंडल शीथ सेल्स की प्रॉपर्टी भी दे रखी है। पहला तो ये दे रखा है कि ये बंडल शीथ सेल्स में भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बंडल शीथ सेल्स का पहला फीचर आपको याद रखना है, देयर इज हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। दूसरा फीचर है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक वॉल्स। और थिक वॉल्स के कारण गैसेस का लीकेज नहीं हो पाता। मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इम्परवियस टू गैसेस। तो इम्परवियस का मतलब है कि गैस का लीकेज कम से कम होगा। और अगर इनकी इतनी मोटी भित्ति है, थिक वॉल्स है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होंगे। भाई अगर दो सेल्स के बीच में सेल वॉल पतली है तो गैप होगा, लेकिन अगर मोटी सेल वॉल है तो उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। तो आपको ये तीन डिफाइनिंग फीचर किसके पता होने चाहिए? बंडल शीथ सेल्स।
बंडल शीट सेल्स आपको किस में मिलेंगे? क्रैन्स एनाटॉमी जो C4 प्लांट्स में है, और बंडल शीट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा है, थिक वॉल्स हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। अब ये तो पहला फीचर था कि क्रैन्स एनाटॉमी पत्तियों में है C4 प्लांट्स के। दूसरा सिस्टम है सबसे काम का कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो रहा। अब इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे 2 या 3 बार सवाल आए हैं और बहुत बार लोग गलत करके आते हैं और फिर बाद में डिबेट करते हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अब सुन लेना, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिबेट है इस चीज को लेकर। अब पहली चीज तो याद रखना, हम बात कर रहे हैं कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। बेसिक चीज आपको याद रखनी है, किसी भी प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन तब नहीं होगा जब तक रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती रहे। जब तक रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती रहेगी तब तक फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब उनको पर्याप्त CO2 मिलेगी ही नहीं। क्या डांट दिया आपने? चूटिया भरी भर गए। ओ मैं कुछ इतना अच्छा भूल गया कि अंदर से भर गया। आप मित्र हैं उनके, आपको पता ही नहीं। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? नहीं, उससे पहले हाँ यार, मेरे को सेलेक्ट, मतलब हमें यह पता है कि रुबिस्को जब तक कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती रहेगी तब तक फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन तभी होगा जब रुबिस्को किसके रूप में काम करेगी? ऑक्सीजनेज। इसका मतलब अगर C4 प्लांट्स नियमित अंतराल से C4 प्लांट्स कंसिस्टेंटली रुबिस्को को CO2 उपलब्ध करवाते रहें तो ऑक्सीजनेज की बारी आएगी ही नहीं और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो अभी की जो प्रेजेंट एनसीईआरटी है उसमें यही लिखा हुआ है कि C4 plants have an elaborate mechanism which ensures availability of CO2 to Rubisco and hence it functions as a carboxylase or there is no photorespiration। तो अगर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही आता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 99% सवाल अब जो बनते हैं एनटीए के, जब एनटीए जब से नीट लेने लगा है तो एनसीईआरटी बेस्ड सिस्टम देता है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स। जब नहीं देता था तो अलग बात थी। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा मैकेनिज्म C4 प्लांट्स के पास है जो वो इंश्योर करता है कि CO2 किसको मिलती रहे? रुबिस्को को। अब वो मैकेनिज्म है दो, ऐसी दो चीजें हैं C4 प्लांट्स में जो इंश्योर करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा CO2 किसको मिलती रहे? रुबिस्को को। और वो दो क्या है? पहला है क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा है। कैसे? नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में होते हैं, C3 प्लांट्स के अंदर केवल मीजोफिल सेल्स हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीट सेल्स हैं, और बंडल शीट सेल्स में भर भर के क्लोरोप्लास्ट है। इतना क्लोरोप्लास्ट होगा, इतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है CO2 फिक्सेशन रेट भी बढ़ जाएगी। तो पहला कारण है कि देयर इज अ हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा कारण है इनके बंडल शीट सेल्स, इनके मीजोफिल सेल्स में एक स्पेशल एंजाइम जिसे हम कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज थोड़ी स्पेशल है। देखो रुबिस्को है ना, रुबिस्को को थोड़ा सा ऐसा उसका प्यार या लगाव डिवाइडेड है। उसका ज्यादा प्यार किसके प्रति है? CO2। लेकिन जैसे ही CO2 कम हो गई वो कहां की तरफ मुड़ जाएगी? ऑक्सीजन के प्रति। लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज कमिटेड है केवल किसके प्रति? CO2। वायुमंडल में CO2 कम हो, CO2 ज्यादा हो, उसको जुड़ना केवल किसके साथ में है? CO2। तो पेप कार्बोक्सिलेज एंश्योर्स कि वो CO2 को ही फिक्स करेगा। क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा है, ये दोनों मैकेनिज्म एंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा CO2 किसको अवेलेबल हो? रुबिस्को को, और वो किसके रूप में काम कर सके? कार्बोक्सिलेज। 3 बार सवाल आ चुका है। अगर आप 2009 से देखो, AIPMT होता था जब, उसमें एक बार आया कि C4 प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज, उसमें कारण था हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
एक बार 2012-13 में सवाल आया कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच स्पेशल एंजाइम, तो उसका आंसर था पेप कार्बोक्सिलेज। अब जो करंट एनसीईआरटी है उसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके बोला कि एक ऐसा मैकेनिज्म है C4 प्लांट्स में जो इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा CO2 रुबिस्को को मिल सके। तो हमारे पास दो कारण है, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पेप कार्बोक्सिलेज, दोनों मिलकर, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा CO2 किसको उपलब्ध करवाता है, रुबिस्को को, और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगी और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और अगर फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही होनी है। ट्रांसपिरेशन लॉस हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ते हैं, बोला चैप्टर, इसमें क्यूटिकल की लेयर होती है, अंदर की ओर धसे हुए स्टोमेटा रहते हैं, तो उससे ट्रांसपिरेशन लॉस वैसे ही कम होता है। और दे आर टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, इसमें भी हम एंजाइम पढ़ेंगे। एक ऐसी एंजाइम होती है C4 प्लांट्स में जो हाई टेम्परेचर्स पर स्टेबल रहती है, कोई बताएगा कौन सी? टैग पॉलीमरेज। यहां कहां आ रही है यार? टैग पॉलीमरेज कहां पढ़ा था हमने? पीसीआर में पढ़ा था। कहां पे मिलती थी? तो ये थर्मस एक्वेटिकस है यहां पे। मतलब ये वो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो आपके टेस्ट सीरीज में पूछते हैं एलन के या दूसरे टेस्ट सीरीज में कि विच इज द मोस्ट थर्मोस्टेबल एंजाइम फाउंड इन C4 प्लांट्स। डायकाइनेज, जो फॉस्फोनॉल पाइरूवेट को रीजनरेट करेगी, तो वो लिख लेंगे हम। तो ये फीचर्स तो क्लियर थे। पहला लिखेंगे, पहला फीचर क्रैन्स एनाटॉमी इन लीव्स। पहला फीचर क्रैन्स एनाटॉमी इन लीव्स। इट रेफर्स टू, क्रैन्स एनाटॉमी इन लीव्स में लिखेंगे, इट रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल्स सराउंडिंग या कवरिंग, कुछ भी, द वैस्कुलर बंडल्स, प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल्स सराउंडिंग या एनक्लोजिंग या कवरिंग द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स, फिर इसमें फीचर्स ऑफ बंडल शीट सेल्स, फीचर्स ऑफ बंडल शीट सेल्स। पहला, हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। दूसरा, थिक वॉल्स impervious to gases, thick wall impervious to gases या impervious to gaseous लीकेज कर दो। थिक वॉल्स। और तीसरा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट, लीकेज, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट, थिक वॉल्ड है तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर, नो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C4 प्लांट्स। नेक्स्ट हो गया ना फीचर, पहला क्रैन्स एनाटॉमी हो गया, अब नेक्स्ट नो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C4 प्लांट्स। नो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C4 प्लांट्स। ठीक है, क्यों? पहला पॉइंट, presence of large number of chloroplasts,
पहला, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, सेकेंड, एक्टिविटी ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज। Activity of PEP carboxylase. Both these mechanisms ensure that optimum CO2 both these mechanisms ensure that optimum CO2 is made available to Rubisco so that it can function as carboxylase, and hence no photorespiration occurs. तो क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा संख्या और पेप कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी दोनों इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा CO2 रुबिस्को को मिलती रहे। रुबिस्को किसके रूप में काम करती रहे? कार्बोक्सिलेज, और इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब हम किसकी बात करेंगे? ये C4 साइकिल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने उसको ऐसे बना रखा है, मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं।
ठीक है, एक मिनट। अब ये साइकिल जो हमारे पास है कि C4 साइकिल है, या इसको मैंने यहां पर, एक मिनट, ये हमारे पास कौन सी साइकिल हो गई, हैच अब हैच एंड स्लैग साइकिल हो, उसमें भी हमको पता है 6 कार्बन शुगर के लिए कौन सी साइकिल जरूरी है, C3। बिना कैल्विन साइकिल के 6 कार्बन शुगर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सारे के सारे तामझाम है, ये केवल इसलिए है ताकि फोटो रेस्पिरेशन से बचा जा सके। अब क्या होगा, पहला स्टेप देखो, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में ये मेलेट एस्पार्टेट नहीं दे रखे, एनसीईआरटी में सिर्फ ये C4 एसिड, C3 एसिड दे रखा है, तो मैंने ब्रैकेट में उस तरह से भी लिखा हुआ है। अब पहला सिस्टम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये जरूरी है क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज के लिए एक्चुअल सबस्ट्रेट CO2 ना होकर बाइकार्बोनेट है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, CO2 का ही फॉर्म है बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर कौन है, 3 कार्बन पेप। पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। तो C4 प्लांट्स में या C4 साइकिल में पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट होगा। 3 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर क्या होगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन है, इसलिए साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर 5 कार्बन RuBP था, रुबिस्को नहीं था, RuBP 5 कार्बन, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पर पहला कार्बन या पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, वो कन्वर्ट होता है मेलेट में या एस्पार्टेट में। C4 प्लांट में भी वेरिएशंस होते हैं, दो, उतनी जरूरत नहीं है। कुछ C4 प्लांट्स में मेलेट बनता है, कुछ में एस्पार्टेट बनता है, आपको याद रखना है मेलेट एस्पार्टेट। फिर ये मीजोफिल सेल से कहां जाएगा, बंडल शीट सेल्स में। मीजोफिल सेल से चला गया बंडल शीट सेल्स में मेलेट एस्पार्टेट, और इसने इंश्योर किया कि इससे क्या निकलेगा, CO2। CO2 निकलने को क्या कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब ये सारा तामझाम, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट और पेप कार्बोक्सिलेज, ये दोनों इंश्योर कर रहे हैं कि पर्याप्त CO2 किसको मिलती रहे, रुबिस्को को मिलती रहे। अब जब मेलेट एस्पार्टेट से CO2 निकल जाएगी तो 4 कार्बन से 3 कार्बन पाइरूवेट बनेगा। ये पाइरूवेट वापस कहां आएगा, मीजोफिल सेल्स में, और किसको रीजेनरेट करेगा, पेप को। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पाइरूवेट से क्या रीजेनरेट हुआ, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, मतलब फॉस्फेट जुड़ा। फॉस्फेट आएगा कहां से, ATP से। अब स्पेशल चीज यह है कि अभी तक अपन ने पढ़ा था ATP से ADP बनता है, एक एनर्जी रिच बॉन्ड खर्च होता है। यहां पर ATP से AMP, 2 एनर्जी बॉन्ड्स खर्च हो रहे हैं। कौन सी एंजाइम है, इसलिए डाइकाइनेज। ये हाई टेम्परेचर्स पर टॉलरेंट या स्टेबल रहती है। पाइरूवेट था, आप ये देखो पाइरूवेट से क्या रीजनरेट हुआ, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, मतलब फॉस्फेट जुड़ा। अब अगर फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फेट आता कहां से, ATP से। नॉर्मली ATP जब यूज होता है तो एक एनर्जी बॉन्ड खर्च होता है, ATP से ADP डाइफॉस्फेट, लेकिन यहां पर ATP से क्या बन रहा है, AMP मोनोफॉस्फेट, 2 एनर्जी बॉन्ड्स खर्च हो रहे हैं। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर है, इसलिए एंजाइम कौन सी है, डाइकाइनेज। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग चीज, ये साइकिल में एक C4 साइकिल में टोटल कितना ATP खर्च हो रहा है, एक C4 साइकिल, एक C4 साइकिल में C3 भी शामिल होगा। C3 में याद करो 3 ATP और 2 NADPH, एडिशनल 2, एक साइकिल में 2 ATP है, 3 यहां पर है। हां, C3 साइकिल पर C3 साइकिल 3 ATP खर्चा है और 2 NADPH का खर्चा है। ये तो उतना का है, एडिशनल कितना हो रहा है, 2 ATP। तो एक साइकिल में, एक C4 साइकिल में 5 ATP और 2 NADPH खर्चा हो रहा है। 6 कार्बन शुगर के लिए यह साइकिल भी 6 बार चलेगी। तो C4 साइकिल में या C4 प्लांट्स में
6 कार्बन शुगर बनाने के लिए 30 एटीपी और 12 NADPH खर्चा आएगा। इसका मतलब C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन से तो बचा रहा है प्लांट को, लेकिन खर्चा ज्यादा ले रहा है। भाई मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए एसी चलाओगे, एसी से कंफर्टेबल तो हो जाओगे लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। तो यहां पर C4 प्लांट्स को फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए मैकेनिज्म तो इनके पास है, लेकिन उससे खर्चा इनका बढ़ गया। तो 6 कार्बन शुगर, हाँ एक्स्ट्रा 12 एटीपी बढ़ गए। पर साइकिल कितने एटीपी बढ़ गए? 2। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा C3 साइकिल है, तो C3 साइकिल में पर 1 साइकिल खर्चा कितना है? 3 एटीपी और 2 NADPH। इसलिए जब मैं 6 कार्बन शुगर बनाता हूं तो 18 एटीपी और 12 NADPH का खर्चा है। और यहीं पर जब मैं C4 साइकिल बात करता हूं तो पर साइकिल खर्चा कितना हो गया? 5 एटीपी 2 NADPH। तो मेरे पास 6 कार्बन शुगर के लिए 30 एटीपी, ये खर्चा C4 के लिए आएगा। और इतना खर्चा बनता भी है क्योंकि उनको फोटो रेस्पिरेशन से बचना है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 2 ही तो कर रहे हैं ना। 8 एटीपी से एडीपी बनता था तो 1 एनर्जी बॉन्ड खर्च होता था, तो हम 1 एटीपी काउंट करते हैं। एटीपी से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट, तो कितने एनर्जी बॉन्ड्स खर्च हुए? 2। एक मिनट, अच्छा बाय। एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी रिच बॉन्ड्स कितने हैं? 2। ओपी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। एटीपीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट 3 है, बॉन्ड कितने होंगे? 2 एनर्जी रिच बॉन्ड्स को कहते हैं ओपी, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। तो एक एटीपी से नॉर्मली अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे तो 1 एटीपी जितनी एनर्जी मिलेगी। 1 एटीपी के 2 एनर्जी बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 एटीपी इक्विवेलेंट मिलेगा। इसलिए ऐसा कहां जरूरत पड़ी आपको? इसके अलावा और कहां आपको लगा कि एक साथ में 2 एनर्जी बॉन्ड तोड़ूं? एंजाइम भी तो होनी चाहिए। हमारे शरीर में, एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई एंजाइम ही नहीं है जो एक साथ एटीपी से एएमपी बना ले, नहीं है। और मैंने बोला, आपने मान लिया। कहां है? अपन में नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी से जोड़ते हैं, कितने एनर्जी बॉन्ड्स खर्च होते हैं उसमें? 2। क्या पढ़ते? अब अगर ना, देखो मेरी बात सुन लो, 2-3 चीजें हैं। अब है ना, कोई छोटे तो रही नहीं आप लोग, ऐसे 10वीं से 11वीं आए या 12वीं आए या कोई बेवकूफ बना दे। 2 चीजें आपको ये आंख बंद करके और कान खोल के ध्यान रखनी है। बार बार एनटीए 2000, जब से एनटीए ने नीट एग्जाम लेना चालू कर दिया है, और ऐसा नहीं है, जब से एनटीए ने सिस्टम चालू करा है वो बार बार हर पेपर ये चीख चीख के बोलता है कि एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स। 2000 सब 2-3 साल के पेपर तो देख ही रहे हो, 10 साल पहले नहीं देखे हो, 15 साल पहले नहीं देखे हो। बार बार और ध्यान से एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेना, फिर बता रहा हूं। उससे बाहर वो सवाल पूछना ही बंद कर दिया उसने। गए जमाने जब वो आपकी नॉलेज को अप्लाई कर रहा था, जब सीबीएसई और एनटीए में यही फर्क है, सीबीएसई में प्रोफेसर्स बैठते थे, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए प्रोफेसर्स का एक ग्रुप बैठता था, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज भी टेस्ट करता था, एप्टीट्यूड भी टेस्ट करता था, एप्लीकेशन भी टेस्ट करता था। अब एनटीए में पॉलिटिशियंस के साइड किक्स बैठते हैं, चमचे, जिनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, जो कोई लेना देना नहीं है उनको, ये कोई नहीं सोच रहे कि आप कितना उसमें कितना नॉलेज है या कितना इंटेलिजेंस है। वो सिर्फ को पता है कि किताब है 11वीं की, किताब है 12वीं की, एनसीईआरटी किताब है, उसमें से हमको सवाल बनाने हैं। और इसका मतलब इस समय और अब के टाइम में एनटीए इज नॉट टेस्टिंग योर एप्टीट्यूड, इट इज टेस्टिंग योर स्पीड।
यार आप सोचो, नंबर आपने देखा होगा 10, आपके भाई बहन 10 साल पहले 500 नंबर में रिजल्ट आता था यार, नंबर आ जाते सिलेक्शन, अब साला 630 में हम गुस्सा हो रहे हैं, यार सर इतने कम नंबर आ गए यार। तो द पॉइंट इज नाउ योर एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट टेस्टिंग योर एप्टीट्यूड, वो आपकी सोच ही टेस्ट नहीं कर रहा कि आप कितना वो टेस्ट कर रहा है स्पीड। और स्पीड का मतलब है आप उसको ये मालूम है कि मेरे को सवाल तो नहीं एनसीईआरटी से देना है। और अभी भी हम लोग ये गलती करते हैं एक लेवल के, सर पता नहीं पेपर में क्या आ जाएगा। अरे क्या ही आ जाएगा। ये मैंने हिस्ट्री आपको शुरुआत में बताई थी, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, क्या होता है जब किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसका इतिहास पता होना चाहिए। दुनिया में एंट्रेंस नहीं, कोई भी चीज, किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो अब उस कंपनी की हिस्ट्री पता करते हो, उसको किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, उसका टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, उसका मार्केट कैप कितना है। तो जब आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं जानना चाहिए कि बस पढ़ना है। पढ़ता तो हर व्यक्ति है, 20 लाख जने देंगे इस बार नीट, 20 लाख में से 15 लाख बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं सारे। तो फिर आप ऐसा नया क्या कर रहे हो? 18 घंटे वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, 16 घंटे वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। आप क्या डिफरेंट हो उनसे? पहला डिफरेंस ये है कि वी शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि पेपर में क्या आएगा। आपको पहले से पता होगा कि भाई मेरे पास ये पैरामीटर है। एनटीए जब से पेपर लेने लगा है वो एनसीईआरटी से बाहर चीजें देता ही नहीं। मैं फिर भी बता रहा हूं, बार बार नोट्स में इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में कितने चेंजेस आए हैं। हमने पढ़ा था सीबीएसई 2002 की बात बता रहा हूं, तो 2002 में हमने 12th किया था। उस समय आपने कभी नोट किया है फिजिक्स की 2 किताबें 11th में, 12th में 2 हैं, केमिस्ट्री की 11th में 2 हैं, 12th में 2 हैं, बायोलॉजी की एक ही है, 2 थी। व्हेन वी डिड आवर स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, 11th की भी बायोलॉजी की 2 बुक्स थी, 12th की भी बायोलॉजी की 2 बुक्स थी। होने क्या लगा, धीरे धीरे जब हम 12th में थे तो सिलेबस इतना बढ़ जाता था कि 12th में बच्चों के परसेंटेजेस कम होने लग गए। और जब 12th में बच्चों के परसेंटेजेस कम होने लग गए तो सुसाइड अटेम्प्ट्स बढ़ गए। तो सीबीएसई ने एक लेटर दिया और उस लेटर में उन्होंने बोला कि वी आर हाईली कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, कि इतने सुसाइड अटेम्प्ट्स अगर हो रहे हैं सिर्फ नंबरों को लेकर और उस प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण, तो हम उस सिलेबस को छोटा कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार एग्जॉस्टिव क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ज्यादा एग्जॉस्टिव बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को छोटा कर दो। तो 2 किताबों से 11th में एक किताब बनी, 12वीं की 2 किताबों में से एक किताब बन गई। क्योंकि पहला लॉजिक आपको यह जाना चाहिए कि फिजिक्स में 2 है, केमिस्ट्री में 2 है, बायो में 1 है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। आप लोग इतने वो हो चुके हो नीरस कि आप ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करते, सिस्टम को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो। जब तक आप सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक सीख ही नहीं पाओगे, फिर तो भेड़ चाल का हिस्सा हो। पहला सवाल आना चाहिए कि सर फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की 2, बायो की 1 क्यों? पेपर तो 50% आ रहा है बायोलॉजी का। आप समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो ऐसे आपके इन योर फेस, आपको ऐसे सामने दिख रही हैं, लेकिन आप सोचते नहीं उसके बारे में। नीट में वेटेज 50% है और किताब 2 ही है एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री की 4 किताबें, तो कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ होगा। तो ये चेंज वहां से आया। ये जितने एलन के मॉड्यूल हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल हैं ना, ये मॉड्यूल क्या कर रहे थे? ये मॉड्यूल उन पुरानी सीबीएसई किताबों से बनाए गए हैं। लेकिन सिर्फ वहां चेंज नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या थी? सीबीएसई का उन्होंने सारा समरी तो अपने मॉड्यूल में डाल दी, लेकिन अब कोटा में बच्चा आता है राजस्थान से नहीं, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली, पैन इंडिया। अब जब पैन इंडिया बच्चा आता था तो 2010 से पहले 2 एग्जाम्स होते थे, एक एआईपीएमटी और एक स्टेट लेवल पीएमटी। राजस्थान का बच्चा देता था आरपीएमटी, बिहार का बच्चा आता था बिहार पीएमटी, उत्तराखंड यूपी का बच्चा यूपी सीपीएमटी, दिल्ली का बच्चा डीपीएमटी। तो ये तो पता ही होगा सबको, एक सेंट्रल का एग्जाम होता था ऑल इंडिया पीएमटी, एक स्टेट का एग्जाम होता था। दोनों का सिलेबस अलग, क्योंकि दोनों की किताबें अलग। मैंने ये बहुत सारे फैक्ट्स है जो पता ही नहीं होते आधे जनों को। तो जब एक 11वीं 12वीं में आरबीएसई बोर्ड से बच्चा करके आ रहा था, तो वो आरबीएसई की किताब पढ़ता था, आरबीएसई किताब पढ़कर वो आरपीएमटी देता था। अब अगर उसको एआईपीएमटी देना है तो उसको 1 साल ड्रॉप करना पड़ता था। ये ड्रॉपर्स का सिस्टम कहां से आया? ड्रॉपर्स का सिस्टम आपको लगता है कि मेरा 1 साल मेरा 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए आया? नहीं, ये ड्रॉपर्स का कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज द सिलेबस वाज डिफरेंट। मैंने अगर आरबीएसई बोर्ड पढ़ा है तो मैं सीबीएसई का एआईपीएमटी कैसे एग्जाम दूंगा? आरबीएसई में रैबिट था,
अभी भी सवाल करते हो ना पुराने, तो उसमें रैबिट के सवाल आते हैं, हम डरते सर अब आ जाएगा। अरे आरपीएमटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं थी, रैबिट की फिजियोलॉजी थी। फ्रॉग था, कॉकरोच था, अर्थवर्म था, ह्यूमन फिजियोलॉजी थी नहीं। आरपीएमटी 4 दिन में होता था। ये हिस्ट्री नहीं पता और कोई बताता भी नहीं है। 4 डेज, पहले दिन फिजिक्स का पेपर 100 सवाल, अगले दिन केमिस्ट्री का पेपर, अगले दिन बॉटनी का, अगले दिन ये बॉटनी जूलॉजी का डिफरेंशिएशन आरपीएमटी ने एस्टैब्लिश किया। एआईपीएमटी तो एक ही दिन होता था, एक ही दिन होता था फिजिक्स, और लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन सीबीएसई। एआईपीएमटी हमेशा से ही एनसीईआरटी बेस्ड था। ऐसा सडनली कोई 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 ये घड़ी नहीं घूमी है या कोई वॉन्ड नहीं घूमी है कि सडनली एनसीईआरटी पर फोकस बढ़ गया। एआईपीएमटी का पेपर 2007 का निकाल लेना, 2004 का निकाल लेना, 2000 का निकाल लेना, इट वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, नॉट ऑन द एनसीईआरटी यू आर स्टडिंग। इस एनसीईआरटी में बहुत मॉडिफिकेशंस हुए हैं। पुरानी एनसीईआरटी जो 4 एनसीईआरटी थी, जिसकी आजकल लोगों को हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती है, लेकिन मैं बार बार चौड़ा होकर इसलिए घूमता हूं क्योंकि मुझे पता है उन सारे एनसीईआरटी के नोट्स अपन में मिल जाएंगे। तो अपन इसलिए चौड़ा होकर घूमते हैं क्योंकि अपन को पता है इससे बाहर वो पेपर बना ही नहीं सकता। हां, अप्लाई कर सकता है। आज जेनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल देता है तो वो एप्लीकेशन है, आप समझ रहे हो। बट अब एनटीए ने तो वो एप्लीकेशन टेस्ट करना छोड़ दिया। वो तो टेस्ट ही नहीं करता कि आप सोचो, अकल लगाओ, ना ना ना, फटाफट करो। नहीं देख रहे आप लोग पेपर 720 में से 700, मतलब स्टूपिड है यार आप। मतलब हर एक पेपर का एक ईगो होता है, क्या उस पर बाद में तो आपको समझा है। तो अब क्या किया एलन, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स ने क्या किया, उनको लगा यार हमारा बच्चा पढ़ने आ रहा है कोटा। अब वो कोटा किस लिए पढ़ने आ रहा है, सिर्फ एआईपीएमटी की तैयारी करने? नहीं, एआईपीएमटी के साथ साथ अपने अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करने। मैं अपने बच्चे को कोटा भेज रहा हूं तो मैं इसलिए भेज रहा हूं कि वो एआईपीएमटी भी तैयारी करे और आरपीएमटी की तैयारी भी करे। बिहार का कोई पेरेंट अगर अपने बच्चे को वहां पे पढ़ने भेज रहा है तो वो इसलिए भेज रहा है कि वो बिहार पीएमटी की तैयारी भी करे, एआईपीएमटी की। तो क्या करना पड़ा मजबूरी में कोचिंग को, स्टेट लेवल किताबों का मटेरियल भी अपने मॉड्यूल्स में डालना पड़ा। बिहार पीएमटी की किताब अलग, आरबीएसई बोर्ड की किताब अलग, दिल्ली बोर्ड की किताब, हर एक स्टेट की किताब अलग, उसका सिलेबस अलग। उनके मटेरियल को डाल डाल के किस में डाला, मॉड्यूल्स में। फिर बाद में किसी सज्जन व्यक्ति, सीबीएसई के प्रोफेसर्स को अक्ल आई कि यार क्या हो रहा है, ये तो धंधा बन जाएगा। आप समझ रहे हो, कोचिंग धंधा। मैं कुछ बता रहा हूं, हम जब स्कूल में थे ना, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, अब क्या फैशन और चेंज क्या हुआ है। जब हम स्कूल में थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे, चीजें एक बार में समझ आ जाती थी। शाम को खेलते थे क्रिकेट। हमारी कॉलोनी में 2 लड़के थे, वो खेलने नहीं आते थे, ठीक है, और वो छुपके बैग लेके कहीं जाते थे। तो मेरे को आया गुस्सा एक दिन, मैंने कहा जरा कहाँ जा रहे हो, खेल क्यों नहीं रहे हो, शाम को खेलने का टाइम है। कि नहीं, हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इट वॉज लुक डाउन अपॉन कि यार तुझे, मैं पूछा था तेरे को सुबह स्कूल में समझ नहीं आया क्या कि तू उसी चीज को वापस पढ़ने जा रहा है। इट वॉज अ ट्रेंड देन कि यार इवनिंग इज फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर। मेरी पर्सनैलिटी स्कूल में मैं अकेडमिक सीख रहा हूं, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, शाम को मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब मैं कर रहा हूं। और जो मैंने सुबह पढ़ा है वो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं शाम को उसी चीज को किसी और से पढ़ने जा रहा हूं। एम्बैरेसिंग होता था, छुप के जाते थे बच्चे, मतलब कि यार तू ट्यूशन जा रहा है, अच्छा तेरे को सुबह समझ नहीं आ रहा, ये फैक्ट था। और अब तो कोचिंग नहीं कर रहा, तो यार तो कोचिंग नहीं कर रहा। टाइम्स, द आर्क हैज चेंज्ड। एंड व्हाई? बिकॉज द स्कूल सिस्टम हैज फेल्ड। आजकल स्कूल में यार कोई पढ़ाना चाहता थोड़ी है कि स्कूल इतना क्वालिटी खराब हो। आज मैं ईमानदारी से, वी आर नॉट रिक्वायर्ड। वाई शुड वी बी रिक्वायर्ड? हमारी जरूरत क्यों है यार? इफ द स्कूल सिस्टम वर, अगर स्कूल सिस्टम पावरफुल होते, स्ट्रांग होते, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रांग, शुरुआत से आपकी नींव तैयार कर रहे हैं। अगर स्कूल से साला सिलेबस नहीं कराते, गांवों के स्कूलों में बेवकूफ बनाते हैं, आपकी गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती कभी नहीं होती है। आप लोगों की सिर्फ इतनी गलती है कि आपको क्वेश्चन करना नहीं आता सिस्टम को।
तो पढ़ाते थे नहीं 11वीं 12वीं, अब जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो हमको कैसे समझ आएगा, फिर हमको नए एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम बिजनेस थ्राइव कर गया। तो वी हैव बिकम इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट बिकॉज द स्कूल सिस्टम हैज फेल्ड मिजरेबली। पढ़ाया नहीं जाता और फिर सिस्टम नेक्स्ट सर्कल बन गया। हर टीचर को लगता है स्कूल में किए तो वैसी कोचिंग पढ़ने जा रहा है तो मैं क्यों पढ़ाऊं। मतलब एक तो उसमें कॉम्प्लेसेंसी आ गई कि मेरी जरूरत का है, दूसरा इनएफिशिएंट है, तीसरा अब तो पोटेंशियल भी नहीं है उनमें, अब तो उनको आता भी नहीं है चीजें, अब तो गलत भी बता देते हैं। ईगो होता है, ईगो आता है कि नहीं गलत कैसे, मैं यूं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सफर कौन करता है? बच्चा। तो ये हिस्ट्री थी एंट्रेंस की कि जब तो फिर सीबीएसई प्रोफेसर को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है यार, अलग अलग फॉर्म्स भरो, अलग अलग किताबें पढ़ो। तो उन्होंने 2007 के बाद बोला हर बार एनसीईआरटी मैंडेटरी है। अब अगर आरबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ रहा है तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, दिल्ली बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, बिहार, एनसीईआरटी हर जगह चालू कर दी। उसमें भी वेरिएशंस आए। जब एनसीईआरटी हर जगह लागू की तो साउथ इंडिया में अभी भी एनसीईआरटी की 4 किताबें, अभी भी वो पुरानी एनसीईआरटी चल रही है। अभी भी आपने देखा होगा आपकी जो अभी की एनसीईआरटी उसमें कुछ मटेरियल ऐड किया है, थैलेसीमिया ऐड किया है, माल न्यूट्रिशन, क्वाशी और कर मैरस्मस ऐड किया, 2-3 ये ऐड नहीं है, ये सब पुरानी एनसीईआरटी में थे। सप्लीमेंट्री मटेरियल इज नॉट समथिंग न्यू विच हैज बीन एडेड, इट वाज ऑलरेडी देयर इन योर एनसीईआरटीज। ये बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने पढ़ा ना ट्रांसजेनिक ट्रेसी, ये पुरानी एनसीईआरटी में है। मैं अपने मन से नहीं लिखा रहा, मैंने ट्रेसी इसलिए नहीं लिखा है कि मेरे को लिखाना था, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रेसी हैज बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। अरे यार 2000 ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, सारे तो नहीं लिख सकते आप, तो कौन से लिखेंगे? वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में है। आज आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स हैं, 2 ही तरीके हैं आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स याद करने के, या तो वो पढ़ो जो एनसीईआरटी में है और या 9 लाख पढ़ो, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में 9 लाख स्पीशीज है। बीच में क्या होता है? बाइनरी सिस्टम होता है एंट्रेंस में, 0 या 1, इन बिटवीन कुछ नहीं होता। या तो मैं 20 उदाहरण याद रखूं जो मेरे सारे एनसीईआरटीज में है जो मैं लिखा दूं, और या मैं 9 लाख याद रखूं, बीच का कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट के नाम या तो वही याद रखूं जो एनसीईआरटी में है, और या तो लाखों में है यार, लाखों में एनसीईआरटी। 2017 में सवाल आया था, साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब किस वैज्ञानिक ने लिखी? लोगों ने बोला सर ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो छोड़ के आ जाओ। पहले एनसीईआरटी में 2000 ये एनटीए से पहले बायोलॉजी में किसी के नंबर पूरे नहीं आए। एक ही बार हुआ था ऐसा, एक स्टूडेंट थे जिसके पूरे नंबर आए थे क्योंकि 3 सवाल बोनस दिए थे सीबीएसई ने। दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन समवन स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360। बाकी नीट के इतिहास में बायोलॉजी में पूरे नंबर किसी के नहीं आए, आ ही नहीं सकते। एक पेपर का ईगो है, 11-12 प्रोफेसर मिलकर एक 90 सवाल का बैंक तैयार कर रहे हैं, एक स्टूडेंट उसको सारा सॉल्व कर ले, ईगो हर्ट होता है ईगो हर्ट। 12 जनों ने मिलकर एक, और यही था ईगो। देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा है आपका। दुनिया में जीवन में सब कर क्या होगे? आईएएस आरएएस में 30-40% से लोग सिलेक्ट होते हैं। ईगो होता है कि यार सब कुछ करके आ जाओगे आप, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो आप, इतना आप में वो है कि मैं तो सारा सब कुछ कर सकता हूं। ये सोच ही नहीं एनटीए की, क्योंकि चमचे हैं सारे वहां के। कोई स्कॉलर हो, कोई प्रोफेसर हो जिसको समझ हो कि यार नॉलेज गेन करनी है, वो हमेशा आपको लगेगा कि तू अच्छा है, यू आर गुड, यू आर नॉट दैट गुड। क्योंकि इफ यू थिंक यू आर दैट गुड, फिर जो है ना, फिर वो अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ जाता है ना तो पर्सनैलिटी में डेंट आ जाता है एक, और पर्सनैलिटी में डेंट आ जाएगा ना तो लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता व्यक्ति, कभी ना कभी बहुत गंदा गिरेगा। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक प्रोफेसर उनको पता होते हैं। एनसीईआरटी की ब्यूटी क्या है? कभी कभी एनसीईआरटी किताब खोल के देखना, उसमें कितने प्रोफेसर के नाम है? प्रोफेसर से भरा हुआ है। तो एनसीईआरटी लेवल लोग तो गवार मोथे सब आधे टीचर्स आ गए यहां पर। एनसीईआरटी से ब्यूटीफुल बुक नहीं है। एनसीईआरटी कोई एक चैप्टर आपको नहीं आता हो, उसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे, बोलोगे क्या बकवास किताब है, कुछ है ही नहीं। उस चैप्टर को आपने समझ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, आपको लगेगा यार कितना कुछ दे रखा है इसमें। और हर बार एक एनसीईआरटी किताब को, एक चैप्टर को आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार कोई नई चीज मिलेगी। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनी बुक। ये लाखों करोड़ों रुपए जो सलमान खुर्शीद, जो बड़े बड़े ऑथर्स किताबें लिखते हैं ना,
उन किताबों की ब्यूटी यही होती है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, जो एनसीईआरटी की ब्यूटी है। आधे मास्टरों को समझ नहीं आती एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, क्या पढ़ाते हैं वो? बीएससी एमएससी की किताबें में से चीजें बताते हैं। मॉड्यूल्स, आपको लगता है कि मॉड्यूल या ये किताबें आपको सिखाने के लिए बनाई गई हैं? बेचने के लिए बनाई गई हैं। दे आर, कोई पब्लिकेशन की बुक होती है 800 रुपए, वो पता है पहले आती थी एक यूनिवर्सल किताब, अभी भी आती है शायद, बाय एररलेस। जब वो पहली बार कंपाइल हुई थी, मेरे पास आई थी, तो उसमें एररलेस की स्पेलिंग गलत थी। आयरनी देखो आप, द एररलेस, एरर में EROR, क्या सिखाएगा वो किताब इतनी मोटी, वो ग्रंथ था, 1100 रुपए की किताब थी वो आपको पढ़ाने, वो आपको सिखाने के लिए लगाई गई है। 1100 रुपए की मैं सीखूं उस चीज से? ये सब कंपाइल्ड होती हैं। ये मतलब माय पॉइंट इज टू लेट यू नो कि आपको है ना, जब कोई भी चीज, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप लोग इनोसेंट हो, आप लोग में ऑनेस्टी है, आप लोग में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको, जो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन इनको नर्चर करने की जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सब बैक सीट इसलिए लेते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते, और क्वेश्चन नहीं करते, आप इतना खुले माइंड से चीजों को प्रिपेयर ही नहीं करते। आज यार पहली चीज ये, मेरे को ही लगता था, देखो मैंने जीवन में बहुत ठोकरें खाई, इतने ठोकरें खाई, इतना खराब समय देखा, पर मेरे को सिर्फ आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू नो कि यार मेरे पास सही लोग सही समय पर थे। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरी कही गई बात है ना, जो मुझे जानता है पहले 10 साल 15 सालों से, किसी से सुना होगा, ये काम आएंगी चीजें। मैं फिर बता रहा हूं, एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर लोगे, कोई मैटर नहीं करता। मैटर हमेशा आपका कैरेक्टर करेगा। मैं फिर बताता हूं बार बार, और ये कैरेक्टर के डेवलपमेंट में एंट्रेंस की प्रेपरेशन जबरदस्त चीज है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, वो क्या होता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आदमी 22, 23, 24 साल का हो जाता है, तो उसके काफी कैरेक्टर्स जो बढ़िया वाले थे ना, वो या तो खत्म हो जाते हैं, और या गलत कैरेक्टर्स अंदर आ जाते हैं। बेईमानी की, यार इधर से पैसा। 17, 18 फिजियोलॉजिकली इज योर एज जब आपके न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा स्टिम्युलेटेड है। मतलब आप समझ लेना, आपके मसल्स, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपका हार्ट 17 साल से 21 साल तक बेस्ट काम करता है। ये फिजियोलॉजिकली प्रूवन है। आपको सोच रहा है कि मैं थक रहा हूं, मैं क्यों थक रहे हो ना, तो दूसरे कारणों से थक रहे हो। सेल फोन्स को स्क्रॉल करके थक रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए थक रहे हो, आपकी एनर्जी व्यर्थ गवा रहे हो इसलिए थक रहे हो, अपने आप से खुश नहीं हो इसलिए थक रहे हो। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो कभी नहीं थकते, दोस्तों के गप्पे मारने में कभी नहीं थकते, ठीक है ना, अच्छी फिल्म 3 इडियट्स देख रहे हो, कभी नहीं थकते, उसको 3 बार दिखा दो। मतलब आप समझ रहे हो, द डे, द मोमेंट, द टाइम यू आर एंजॉइंग, यू विल नेवर बी टायर्ड। बट सडनली आपको वो करना है जो आप नहीं चाहते, उसमें आपके पास सारी कमियां आएंगी। तो आदमी क्या करता है, शुरुआत में बेस क्या होता है कि इंटरेस्ट, उसको मजा आने लगता है। अब उसको मजा आने लगता है तो फिर सारे एट्रीब्यूट्स अपने आप फिट होते जाते हैं, फिर उसको इंट्रीग भी रहता है, फिर उसको सीखने की चाह भी रहती है, फिर उसको ग्रो करने की चाह भी रहती है, सब रहता है। बाय चांस उसका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इंटरेस्ट कम, बहुत सारे कारण है, या तो उसको ऐसा मेंटर ही नहीं मिला शुरुआत में, या तो स्कूल ने उसको समझाया ही नहीं कि इट इज सो मच फन। मतलब हमारा सोसाइटी ऐसी है कि हमारे मम्मी सब ऐसे ही हैं कि बेटा अभी पढ़ ले फिर मस्ती कर लेना। मतलब हमको ऐसा इंजीनियर किया गया है कि पढ़ाई मस्ती है ही नहीं, अभी तू पढ़ ले फिर मजे कर लेना। तो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली दैट इज नॉट फन, द फन इज आफ्टर दैट। देन हाउ आर वी सपोज, फिर आप समझ रहे ना, मेरे को तो फिर मैं घड़ी के सुइए ढूंढूंगा, फिर मैं यहां नहीं देखूंगा, फिर मैं घड़ी के सुइए देखूंगा कि अच्छा मेरे को मस्ती 6 बजे के बाद ही करनी है। और ये क्या होता है, अभी तो इतना 8वीं 9वीं 10वीं में विजडम ही नहीं होता यार, कपड़े वही पहनते हैं जो मम्मी पापा लाके दे देते हैं अपन को। इंडियंस और यूरोपियंस और अमेरिकन्स में यही फर्क है, जीन पूल हमारा सबसे स्ट्रांग है। आप पेडिग्री, जब आप अगर ह्यूमन एवोल्यूशन आपने पढ़ा हो तो ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से सेंट्रल एशिया आया। सेंट्रल एशिया में जो सबसे स्ट्रांग होमोसेपियंस थे वो ऐसे इंडिया, ये सेंट्रल एशिया में रह गए, और जो बाकी फर्जी वाले थे, जो कंपेटिटिवली इंफीरियर थे, जो हार गए, जो दुखी हो गए, वो सब माइग्रेट कर गए
यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में थोड़े अग्रेशन वाले चले गए और यूएस अमेरिका में आ गए। तो द स्ट्रॉन्गर जीन पूल स्टेड विद अस, ठीक है, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दुनिया में ऐसा एक चेंज आया, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों ने हमको गुलाम बना लिया। फैक्ट है, हम पे राज करने। रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्सेज बेस्ट थे, हमारे पास जीन पूल बेटर था, हमारे पास पोटेंशियल इनॉर्मस था, सब कुछ जबरदस्त था। लेकिन एक सडनली एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसा आया कि जिसमें इंग्लैंड और यूरोप ने हमसे सबसे लूट लिया, आ गए हम पे कब्जा करने। और जब वो कब्जा करने आ गए तो हुआ क्या प्रॉब्लम, उन्होंने सारी वेल्थ लूट कर चले गए। अब हो क्या रहा है, पोटेंशियल हमारे पास है। कोई भी इंडियन बाहर जाता है ना, आपने देखा हो, आपके अगर मित्र दोस्त वोस्त, पेरेंट्स वेरेंट्स, कोई रिलेटिव्स बाहर गए हुए होंगे तो सब टॉप पोस्ट पे होंगे, नौकरियों के, सीईओज होंगे, सीएओ होंगे, बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट पे होंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे। आप क्योंकि स्किल सेट तो जबरदस्त है, पोटेंशियल जबरदस्त है, वो इससे सुपीरियर है, इस गोरे से सुपीरियर है, इस काले से सुपीरियर है, इससे बेटर है, पैटर और की पहुंच तो गया वो सुपीरियर, लेकिन उसने कुछ इन्वेंट नहीं किया, उसने कुछ क्रिएट नहीं किया, जो था उसमें टॉप पे पहुंच गया। तो क्रिएटर्स नहीं है हम, इन्वेंटर्स नहीं है हम लोग, हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, हम टॉप मैनेजमेंट में हैं, हम टॉप बैंक प्रोफेशनल्स में, वो सब में टॉप हैं, लेकिन उस पे नहीं आ पाए। अभी भी नकल ही मारते हैं हम लोग। सारे वैल्यू एडिशन, आज टेस्ला हो गया या आज एप्पल हो गया, ये सब क्या है, अमेरिकन सी तो हैं, क्योंकि क्रिएटर्स हैं, विजन है उनके पास। हमारे पास क्या नहीं रहा, विजन। और क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी भी जब आप दुनिया घूमते हो ना, आपकी उम्र है 18 साल, 18 साल में आपने अपना स्टेट भी पूरा नहीं घूमा, आपने अपना पूरा देश नहीं घूमा, देश छोड़ो, आप देश का 1/4 हिस्सा नहीं घूमा। और यूरोपियंस और अमेरिकन्स 18 साल की उम्र में आधा दुनिया घूम लेते हैं। यह डिफरेंस है। अरे सिर्फ वो बात, ये तो बात है, वो बहुत बात की बात है। पैसा इज अ रिसोर्स। आई समझ में आपको, वो आए तो एक सबसे खराब चीज पता है क्या है, अभी तो क्या है, अभी तो 17-18 साल है, अभी तो आपका ईगो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो अभी तो क्या, मम्मी बोला चुप पढ़ ले, तो गुस्सा करके गाली देके पढ़ने बैठ जाते हैं अंदर ही। अंदर बड़ा मेरे को समझता ही नहीं कोई, नो वन नोज मी, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, सब आप लोगों की वो धक्का, क्योंकि आपको लगता है इस समय बॉडी में। लेकिन द वर्स्ट थिंग इज, अगर आपने 17 से 21 साल तक, इन 4 सालों में ये रियलाइज नहीं किया कि आपको जीवन में क्या करना है, तो ट्रस्ट मी, 21 साल के बाद जीवन में आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो लोग चाहते हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग। मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था, दुनिया की हर सोसाइटी में, दुनिया के हर प्रोफेशन में, दुनिया के हर मैनेजमेंट में, दुनिया के हर नौकरी में, हर बिल्डिंग में 95% लोग वो होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करना होता। आप एक शॉपिंग मॉल में चले जाओ, आप एक बैंक में चले जाओ, आप एक इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 95% ऑफ द पीपल डू वॉट दे वर नेवर मेंट टू डू। आपको लगता है ये सफाई करने वाला सफाई करना चाहता था? कहीं पर भी 95 तो चलो 90% ले लो, कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाओ, 90% जो सफाई वाले हैं, जो सेल्स वाले हैं, जो हर एक बिल्डिंग पे वो करना चाह रहे थे क्या? करना पड़ रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं था कभी। रिसोर्सेज तो बाद की बात है यार, पैसा मेरे पास है या नहीं है, कितना है कितना नहीं है, वो अभी भी आपको लगता है पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। जब आ जाता है ना तो लगता है कि कुछ नहीं है। विजन सबसे इंपॉर्टेंट, और विजन कंबाइंड विथ योर कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 18 साल में रियलाइज कर लिया आपने चीज कि मुझे क्या करना है, फिर कोई फर्क, कोई रिसोर्स नहीं रोकता आपको, कोई पैसे की तंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसे की तंगी से आदमी रह गया। वो सक्सेस स्टोरीज नहीं पढ़ते, रिक्शा वाले का वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो ये सक्सेस स्टोरीज क्या सिखाती हैं आपको? यही सिखाती हैं कि रिसोर्सेस कम डाउन सेकंड, मतलब ऐसा क्लोज सेकंड भी नहीं है। पहला तो आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स योर लाइफ, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आधे लोग, मैं बताऊं, आधे स्टूडेंट ये भी यहां बैठे होते हैं, ये भी नहीं पता कि कल क्या करना है। और ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको पता है 5 साल बाद क्या करना है, ऐसे भी है जिनको पता है 10 साल भर में मुझे कहां पर पहुंचना है।
जब आपके पास विजन है, जब आपके पास अप्रोच है, जब आपकी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर वैसा है, तो सिर्फ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं फिर बता रहा हूं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। रिसोर्स अपने आप आएंगे। लोन नहीं मिलता क्या? दुनिया भर में मिलता है। किसके पास क्या होता है? सारे बैंक लोन देती है। किसको देके देती है? नहीं 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 यार, वो नहीं देखती कि आप ईमानदार हूं, उनको नहीं दिख रहा। खैर हो गया, भावुक हो गया ज़्यादा मैं। ये बना लेना, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट।